ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग के बारे में जो है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसे ओरिजिनल वर्जन को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जब आप एसआईपी करते हो तो आपकी जो प्राइस है वो एवरेज होती जाती है और उसी को हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। पर मैं आपको समझाऊंगा कि जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो केवल एसआईपी में नहीं, एसडब्ल्यूपी में भी अप्लाई होता है और एसटीपी में भी होता है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एसआईपी में क्या करते हो, आप एक फिक्स डेट को एक फिक्स फंड में आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एचडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आप पहले एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट विड्रॉल करते हो। और तीसरा आया एसटीपी, यानी आपने एक फंड ले रखा है, यानी उसमें आपने लमसम इन्वेस्ट किया है और उसे आप धीरे धीरे दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो मैं एक्सेल सीट की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी में क्या आपका एक्सआईआरआर रिटर्न आता है ना, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, कि आपका पैसा कितने समय तक इन्वेस्ट रहा उसके आधार पे क्या रिटर्न आते हैं। तो ये हम अभी समझेंगे। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आ गए हम हमारी एक्सेल सीट पे, है ना, गूगल सीट, जहाँ पे यहाँ देखो मैंने एक फंड लिया है निफ्टी बीच, और जिसमें आप 10,000 रुपीज़ की एसआईपी या दूसरे केस में एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे थे। तो इसके एसआईपी का जो एक्सआईआरआर रिटर्न मिला है आपको, वो मिला 18.25%। और वहीं पर आप एसडब्ल्यूपी करते तो उसका जो रिटर्न मिला आपको 14.88%। मैं इसका केस फ्लो के साथ आपको समझाता हूँ। देखो, आपकी जो एसआईपी एसडब्ल्यूपी की जो डेट स्टार्ट हुई है वो है 1 नवंबर 2022। तो टोटल हमने 2 ईयर का डाटा लिया है, 24 मंथ्स का। तो देखो, आपने जब बाई करने लगे तब निफ्टी बीच की जो प्राइस थी 197 थी, फिर 205, फिर 199, फिर 193। देखो, ये प्राइस जो है कम ज़्यादा हो रही है। तो इससे आपकी जो प्राइस निकल के आएगी, आपके इन्वेस्टमेंट की एवरेज प्राइस हो जाएगी, राइट। 198, 202, 212, 217 ऐसे जो प्राइस से चल रही है, राइट। और हर लेवल पर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पैसे दे रहे हो, तो यहाँ कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा, राइट। और लास्ट के मंथ में आपके पास टोटल 1070.14 यूनिट्स होगी। मैंने यहाँ डेसिमल में लिया है ताकि एग्जैक्टली 10,000 के इन्वेस्टमेंट को हम दिखा सकें। पर ईटीएफ को आप पॉइंट्स में बाई नहीं कर सकते, तो पर हमने इसको इस तरह से किया है। और उस समय जो 1 नवंबर 2024 को, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी गई थी 1 अक्टूबर 2024 को, और 1 नवंबर 2024 एक महीना हो गया था लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब हमने जो प्राइस देखी, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी जो करंट वैल्यू थी जो हम विड्रॉ कर सकते थे, वो थे 2,87,219। देखो, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, 2,40,000, राइट। पर यहाँ आप ये डायरेक्टली एवरेज नहीं निकालोगे क्योंकि आपके पैसे पूरे 2 साल के लिए नहीं रहे। तो इसका एक्सआईआर रिटर्न था 18.25। पर अगर कोई इससे अपोजिट करता कि भाई वो स्टार्टिंग में 2,40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देता, फिर हर मंथ इनमें से 10,000 विड्रॉ करता, तब भी क्या इसी तरह का एवरेजिंग रहती। तो यूनिट्स यहाँ माइनस हो रही है, पहले यूनिट्स प्लस में हुई थी, इन्वेस्टमेंट माइनस में था, अब यूनिट्स माइनस में हो रही है। और लास्ट में उसके पास 192 यूनिट्स बच गए, पूरा सेल नहीं हुआ, और उसको उसने लास्ट में विड्रॉ कर लिया। तो 51,000 ये मिले, और 2,30,000, क्योंकि देखो फर्स्ट मंथ तो हमने सेल नहीं किया बल्कि बाई किया है, तो 2,30,000 रुपीज़ ये मिले। अब अगर एक्सआईआर के पैमाने पे देखें तो देखो, आपका एसआईपी में भी आर था 18.25 और एचडब्ल्यू में था 14 पॉइंट। तो यहाँ पर भी एवरेजिंग हुई है, हर लेवल पे इसकी प्राइस एवरेज होती गई। जो आप सेल कर रहे थे, जो आप बाई कर रहे थे, उसकी प्राइस एवरेज नहीं हुई, क्योंकि आपकी जो सेलिंग प्राइस टोटल की निकलेगी वो एवरेज होकर निकलेगी। जैसे यहाँ पे आप जब आप सेल कर रहे थे तो आपने 200 रुपीज़ 5 में सेल किया है, 199 में सेल किया, 193 में किया, 191 में किया था। जिस तरह से आप एक बार में बाई करते हो,
तो हो सकता है उसके बाद मार्केट बहुत गिर जाए तो आपको महँगा पड़े। उसी तरह से जब आप एक बार में सेल करते हो और उसके बाद मार्केट बढ़ जाए, तो आपको लगेगा कि भई बहुत लॉस गया। तो इस तरह से आप आपकी वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी कर सकते हो और वापस से उसका प्रॉफिट बुक करने के लिए एसडब्ल्यूपी ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने कुछ अलग-अलग डेट्स भी ऑप्शन में दी है। तो अगर मैं इससे पहले वाले यानी 6 महीने पहले से स्टार्ट करता, तो आपके ये रिटर्न्स किस तरह के रहते? तो आप देखो, अब एसआईपी के रिटर्न बहुत ज़्यादा है। देखो लास्ट के जो 2 इयर्स थे उसमें एसडब्ल्यूपी के रिटर्न अच्छे क्यों हैं? क्योंकि मार्केट अभी यहाँ करेक्ट हुआ है, राइट? जब मार्केट करेक्ट होगा या जब मार्केट डाउन टाइम में चल रहा होगा तब एसडब्ल्यूपी रिटर्न अच्छा दे सकती है। पर जब आप कहोगे कि भई मार्केट अब ऊपर जाके अब नीचे आ गया तो हम पूरा क्यों नहीं बेच देते? तो इसका रीज़न है कि भई मार्केट और भी तो ऊपर जा सकता है तो कुछ-कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पर जैसे हमने 1 मई 2022 से स्टार्ट किया, तो आपके एसआईपी के रिटर्न ज़्यादा दिखने लग गए। फिर मैं मान लो इसमें और पुरानी डेट लेता हूँ 1 मई 2021 की। यहाँ से अगले 1 ईयर का डाटा। तो आप देखो कि एसआईपी के रिटर्न ओनली 7% है, पर एसडब्ल्यू के रिटर्न कितने हैं? 16.84%। इससे देखो आपको हुआ क्या है कि मार्केट अगर बहुत जल्दी बढ़ रहा था या वापस से करेक्ट हुआ था, तो देखिए इस प्राइस को देखो आप 156, 166, 178, 188 इस तरह से चल रही है और यहाँ 198 तक गई, राइट? तो आपके एसडब्ल्यूपी में क्या हुआ कि ये जो लास्ट के यूनिट्स थे जहाँ पे ये प्राइस ज़्यादा रही है, वो यूनिट्स का इफेक्ट ज़्यादा रहा लास्ट वालों का, राइट? अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करते हो, बैंक का देखते हो रिटर्न, इस कैलकुलेशन का मेरा पर्पज़ ये है कि एसआईपी की तरह एसडब्ल्यूपी भी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करती है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एसडब्ल्यूपी का रिटर्न ज़्यादा है, कब? जब 1 मई 2021 से आपने 2 साल के लिए किया। जैसे ये चाइनीज़ मार्केट की हैंग सेंग बीज है, इसके रिटर्न्स देखो, तो आपको दिख रहा है एसडब्ल्यू का रिटर्न है माइनस का 22, एसआईपी का रिटर्न है माइनस, यानी यहाँ एसआईपी ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि मार्केट गिर रहा होगा इनका। पर इसी को हम दूसरे टाइम में देखें, थोड़ा-सा मैं इसका टाइम चेंज करता हूँ और जो अभी सबसे लेटेस्ट वाला 2 ईयर है, वो चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप देखो इनकी रिटर्न्स इक्वल आ गए, राइट? क्योंकि इसने लेटेस्ट अभी अच्छा परफॉर्म किया तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी सेम आ गए। अगर मैं इसको 6 मंथ पहले का यानी 1 मई 2022 वाला देखता हूँ, तो रिटर्न और डिफरेंट दिखेंगे। तो अब देखो एसडब्ल्यू का रिटर्न नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी कब अच्छे हो सकते हैं। अगर मार्केट ने ऊपर गया मार्केट तो एसआईपी अच्छा होगा। मार्केट उस दौरान नीचे आने लग गया है तो उसी सेम टाइम पीरियड के लिए एसडब्ल्यूपी होगा। यहाँ से पहली बात समझ में आई कि आपको कब एसआईपी करना चाहिए और कब आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचना चाहिए। ये तरीका आप केस फ्लो देख सकते हो इसका। हो सकता है ये यूनिट्स भी नेगेटिव में चले गए तो देखो यहाँ इतने यूनिट्स होल्ड किए और यहाँ इसको 2,44,000 में बेच दिया और यहाँ 2,40,000 का तो बहुत कम रिटर्न मिला, राइट? पर इसके आगे आप होल्ड रखते तो रिटर्न्स उसके अकॉर्डिंगली हो जाते। और एसडब्ल्यू में आपने सबसे पहले 2,40,000 का बाई किया और आप सेल करते गए और लास्ट के मंथ में आपका नेगेटिव दिखा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के मंथ में आपको और यूनिट्स खरीदने पड़े, यानी पहले ही आपका ये केस कंप्लीट हो गया था, है ना? आपका इसमें कोई ही फॉल्ट नहीं रहा। अब अगर अपन ये तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में दोनों में डिफरेंस था। अब मैं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को एक साथ करके दिखाता हूँ। किस सेंस में एक साथ वो थोड़ा आप समझिए। मेरा ये कंपैरिजन है, कोई आदमी एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी करता है यानी पहले 12 महीने एसआईपी करता, जब वो उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ जाता अच्छा खासा, तो उसके बाद में अगले 12 महीने के लिए एसडब्ल्यूपी करता है या 13-14 महीने जो भी चलते एसडब्ल्यूपी था। तो यहाँ पे क्या है, एक तो 12 महीने के बाद अगर आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और धीरे-धीरे प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाएगी और आपका अगर फंड ऊपर गया हुआ है तो उसके नीचे आने की संभावना के साथ आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी बीज में और हमारे जो लेटेस्ट 2 ईयर है उसी के डाटा के साथ। तो यहाँ हमने देखा कि एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी दोनों किए तो उसको रिटर्न मिला 22.61% का। ये हमारा XIR रिटर्न है, यानी पहले 12 मंथ तक उन्होंने पैसे दिए 10,000, फिर अगले 10 मंथ तक विड्रॉ किए, फिर जो बच गए वो थे 30,400
₹22 तो इनको भी विथड्रॉ कर लिया उसके बेसिस पे। अगर कोई आदमी कहता है केवल एसआईपी करता है, तो देखो यहाँ हमारी एसआईपी कितने महीने के लिए, 12 मंथ की, तो मैं केवल 12 मंथ के ही डाटा का कंपैरिजन करूँगा। तो इस 12 मंथ तक आपने एसआईपी की, फिर अगले 12 मंथ तक कुछ नहीं किया और सेम टाइम पीरियड पर आपने विथड्रॉ किया, तो आपका ये कॉर्पस बना, राइट? तो अब इसके बेसिस पे देखा तो आपका केवल एसआईपी में जो रिटर्न हुआ वो केवल बना 19%। यानी जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब एसआईपी, फिर जब वापस से नीचे की तरफ करें तो आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी जैसे 3-4 महीने से मार्केट जब टॉप पे पहुंच गया था और इस बात की पॉसिबिलिटी होने लग गई थी मार्केट गिर सकता, तब आपको सिस्टमेटिक एसडब्ल्यूपी करना चाहिए था, जो मैंने अपने सभी म्यूचुअल फंड्स में कर दिया था, जो भी मेरे पास होल्डिंग थी 1 ईयर से पुरानी। अब मैं पुरानी डेट के साथ देखता हूँ, 6 महीने पहले से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे केवल एसआईपी का रिटर्न ज़्यादा है क्योंकि मार्केट इस दौरान ऊपर ही था। और पीछे का डाटा देखते हैं, 1 ईयर पीछे चले गए हैं। तो देखो एसआईपी और एसडब्ल्यू का रिटर्न जो है वो देखो कम हो गया, बहुत कम हो गया एक्सायरा रिटर्न, क्योंकि मार्केट वहीं पे घूमा है ना, एवरेजिंग जो हो रही है। और ये एसआईपी वाला कम था और एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी, यानी मार्केट ने वापस नीचे का टर्न लिया था। अब हमारा सबसे पुराना वाला 2 ईयर पहले का है ना, जो 2 साल कंप्लीट भी हो गए उसके हिसाब से। तो अगर हम यहाँ का डाटा देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि एसआईपी प्लस एसडब्ल्यू इतना कम है ना, तो रिटर्न हमेशा ज़्यादा बनेगा, ये भी चीज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फंड चेंज करता हूँ और यहाँ मान लेते हैं हमने नेस्टेक 100 वाले को ट्राई किया और यहाँ डेट भी चेंज कर देते हैं, जो लेटेस्ट 2 ईयर है उनका डाटा देखते हैं। तो आप देख रहे हो एसआईपी एंड एसडब्ल्यू का 35% है, केवल एसआईपी का डाटा जो है वो आपका 32% है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो मैं ये सीट आपको दे दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप देख लेना। इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी आपको हमेशा की तरह, बिना कॉपी के तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एडिट पार्ट हो गया जब हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब लाते हैं हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एसटीपी। एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। देखो ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में या किसी एक ईटीएफ में पैसे लगाए और उनको आप दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो। यानी ऐसी ईटीएफ में लगाए जो ऊपर थी और ऊपर जा सकती थी, पर कितनी जाएगी संभावना कम थी, तो जो ऊपर है या ऊपर गई हुई है उसमें आपने लगाए, फिर आपने उसमें से विड्रॉ करके दूसरी में लगा दी। यानी आपने एक ने एसआईपी की, ऐसे समझो। जब वो टॉप पे पहुंच गया, आपको लगा कि अब वो करेक्ट हो सकती है, तो उससे निकाल के किसी दूसरे में लगाया जो नीचे थी, और अब आपको लग रहा है कि ये बहुत नीचे आ गई, अब ऊपर जाएगी, और ये बहुत ऊपर हो गई, अब ये नीचे आएगी। इस तरह की पॉसिबिलिटी, यानी जो ऊपर है उसमें से निकाल निकाल के उसमें आप डालते गए जो नीचे थी, तो धीरे धीरे दोनों में आपको एवरेजिंग का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैंने जो दिया है, एक आपका एस का रिटर्न दिया है क्योंकि आप किसी से विड्रॉ कर रहे हो, एक आपने एसआईपी का दिया है, पर जो मेन रिटर्न है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है 2 ईयर का। एब्सोल्यूट रिटर्न किस लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक फंड से पैसे निकाले और दूसरे में डाले, पर आपने तो रियल में 2,40,000 सबसे पहले डाल दिए और लास्ट में 2,40,000 प्लस उसका जो रिटर्न था, जो इंटरनल चेंज हुआ उसमें आपका कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी भी एक फंड से, तो मान लो आपने निफ्टी बीज लिया और निफ्टी बीज से ये पैसे आप लगे गोल्ड बीज में, राइट? कि भाई आपने देखा कि निफ्टी जो है वो ऊपर चला गया है और अब ये गिरेगा, अगर वो गिरेगा तो गोल्ड इसकी जगह रिकवर करेगा। तो यहाँ आपके रिटर्न्स आपको देखने हैं, तो आपको 40% के एब्सोल्यूट रिटर्न मिले इन 2 ईयर्स में, राइट? तो अगर एवरेज माने तो 20 है और XIR में देखोगे तो हो सकता है 16-17 के आसपास का कोई रिटर्न होगा। CAGR में देखोगे तो वो है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि गोल्ड को मैंने रखा है रिडीम करने के लिए और भेजा है गोल्ड, सॉरी निफ्टी बीज में से निकाल के गोल्ड में डाले। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने निफ्टी बीज में 2,40,000 डाले, फर्स्ट मंथ आपने गोल्ड में कुछ नहीं डाला, राइट? सेकंड मंथ से आप 10,000 रुपीज़ गोल्ड से विड्रॉ करते गए, और सॉरी निफ्टी में विड्रॉ करते गए और गोल्ड में डालते गए, और यहाँ इसका कैश फ्लो पॉजिटिव क्योंकि यहाँ से विड्रॉ करो, इसका कैश फ्लो नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे आप लगा रहे हो, और धीरे धीरे ये चलता गया, राइट? और लास्ट में जो आपके पैसे बने वो ये दो जगह बने। एक, अभी भी आपके निफ्टी बीज में 51,711 रुपीज़ बचे हुए हैं, और आपके गोल्ड में जो हो गए हैं वो 2,86,253 रुपीज़
हो गए। तो इसका जो एवरेज रिटर्न था आपका, एब्सोल्यूट रिटर्न था 2 ईयर का, वो 40 ईयर्स हो गया। अब देखो अगर अपन यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं और आप यहाँ पे ये वाले फंड ट्राई करते हो, नेस्टेक 100 और गोल्ड बीज, तो अब आपका रिटर्न हो गया 67%। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हो, गोल्ड से गोल्ड में रखोगे तो आपका रिटर्न वही रहेगा, है ना। तो देख लो ये 23 का लगभग डबल जितना ही मानो, है ना, कोई खास नहीं है इसमें। और गोल्ड के बजाय आपने इसमें नेस्डेक 100 में ये डाल दिया होता, तो ये रिटर्न रहा, राइट। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स को देख सकते हो, किस टाइम पीरियड में ये ज़्यादा आ सकता है। जैसे मान लो ये मई से स्टार्ट करते तो कितना रहता, तो 43% हो गया। अब देखो मैं एक कॉम्बिनेशन देखता हूँ कि भाई पीएसयू पिछले 2 एक साल में तेज दौड़े थे, यानी 2 साल पहले आप देखते तो सोचते कि पीएसयू अच्छा करेगा, और उन पैसे को निकाल के जब वो ओवर वैल्यूड हो गए, तब आप डाल देते इसको किसमें, नेस्टेक 100 में, और आपका रिटर्न होता 125% एब्सोल्यूट। एच का XIR बहुत बढ़ गया, 60.93% हो गया, राइट। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल हम, ये तो रिटर्न हमारा जो मिला है केवल नेस्टेक 100 की वजह से मिला है, और नेस्टेक 100 में हम 1 ईयर के लिए करते या 2 ईयर के लिए करते तो क्या ये रिटर्न नहीं बन पाता। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि SIP में गए और हमने नेस्डेक 100 को चूज किया। जैसे हमने नेस्डेक 100 को चूज किया केवल SIP फॉर्म में, तो हमारे पास SIP का रिटर्न 28%। अगर मैं 28% को XIR को मैं CAGR या टोटल रिटर्न के हिसाब से देखूं, तो मान लो तो ये 70% के आसपास हो पाएगा मैक्सिमम। ये मान लो कि 70% के आसपास हो पाएगा, जो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं लगाया। ओके, इस टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वही टाइम पीरियड लेते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में देखो तो ये 30% है, तो 60-70% से ज़्यादा ये नहीं बन सकता था। तो ये इसमें इतना बना। अगर यहाँ पे आप ये देखते कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया था और इसकी बजाय आप गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते, तो देखो आपका 119% का रिटर्न हो जाता। इसी तरह से आप गोल्ड के बजाय ये सोचते कि किसी और में, जैसे चाइनीज़ मार्केट ने लेटेस्टली अच्छा किया है क्योंकि वो पहले गिरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो आप देखते कि अंडर वैल्यूड है, PSU ओवर वैल्यूड हो गया। यानी आपको क्या करना है, ओवर वैल्यूड वाले में से SWP स्टार्ट करनी है, और अंडर वैल्यूड में आपको SIP स्टार्ट करनी है। तो भी देखो आप 97% के आसपास का रिटर्न मिल जाता। अब आप यहाँ देखो कि अगर ये आप किसी और में से विड्रॉ कर रहे होते, जैसे बैंक में से कर रहे होते, क्योंकि लेटेस्टली बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो ऊपर हो गए थे। अब जैसे कोई इस तरह से SIP SWP में ले जाना चाहता है तो ये कर सकते थे। तो आप बैंक से विड्रॉ के हैंगसेंग बीच में गए तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, केवल 23%, क्योंकि बैंक ने लेटेस्टली कुछ परफॉर्म नहीं किया। अब यहाँ अगर मैं ये कहता कि किसी ने गोल्ड से निकाल कर बैंक में डाला होता, यानी 2 ईयर पहले गोल्ड में से निकाल के बैंक में डाला होता, तो मात्र 13% का उसको रिटर्न मिलता, 30% का। पर इस प्रोसेस में एक चीज़ देखो कि भी हो सकता अब ये प्रोसेस अप्लाई हो जाए। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए। SIP में एवरेजिंग होती है, SWP में एवरेजिंग होती है, STP में एवरेजिंग होती है। SIP आपको तब करनी है जब मार्केट नीचे हो, कोई अंडर वैल्यूड फंड मिले कि अब ये ऊपर जाएगा, ये सेक्टर ऊपर है, और जब आपको लगे कि ये ओवर वैल्यूड हो गया, तो वहाँ से आप SWP कर दो, पर उस सेम ही पैसे को दूसरी SIP में लगा दो। तो आपकी SIP प्लस SWP दोनों मिला के क्या हो गई, STP। अगर ये आप इस तरह से करते हो कि 1 ईयर से बड़ी आपने SIP चला ली, है ना, और फिर उससे SWP करके दूसरी SIP चला रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो जाएगा आपका। ये चीज़ भी आपको समझनी है। क्लियर है? थैंक यू। कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने ETF ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।